नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट एग्ज़ाम 2026 के लिए राजनीति विज्ञान का यूनिट नंबर 1 जो कि है राजनीतिक सिद्धांत, इसका हम लोग सेकेंड भाग करेंगे। फर्स्ट भाग में हम लोगों ने 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर किया है, तो आप लोग जाके चैनल के प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। उसके बाद इसको लगाइएगा, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसमें हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आप सभी को पता ही होगा कि जो जेपीएससी के द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वह 29 मार्च को करवाया जाएगा, जो कि पहले से ही फिक्स है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अभी जेपीएससी जेट का जो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है पॉलिटिकल साइंस का, वो अभी मात्र और मात्र आपको 149 पर ही मिल रहा है। तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कीजिए, या फिर नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। आपको अभी मात्र आपको 149 पे मिल रहा है, ये होली ऑफर के शुभ अवसर पर। वहीं अगर पूरा कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस का बुकलेट्स, जिसमें 20 बुकलेट्स हैं, वो आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। प्लस इसके साथ आपको 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा और साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। और अगर सिर्फ आप लोग को बुकलेट चाहिए, सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में ये प्रोवाइड हो पाएगा, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का बुकलेट आपको मिल जाएगा। पेपर 1 का अभी जो ऑफर प्राइस है वो आपका 199 है, और पेपर 2 का है वह है 399 है। तो जिनको भी लेना हो तो आप हमारे नंबर 82 71 11 36 45 पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि ईसा बर्लिन की नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है। यानी कि ईसा बर्लिन के द्वारा जो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा दी गई थी, उसके बारे में यह 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से कौन जो है वो सबसे सटीक बैठता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यह बाहरी हस्तक्षेप या बाधाओं की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है। क्या करता है, यह बाहरी हस्तक्षेप या बाधाओं की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए इसके हम व्याख्या देखते हैं। अपनी प्रसिद्ध रचना टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, ईसा बर्लिन की प्रसिद्ध रचना क्या है, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 में लिखी गई थी। बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति के कार्यों में दूसरों यानी विशेष कर राज्य द्वारा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है। इसका अर्थ है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ईसा बर्लिन कहती है नकारात्मक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लीव मी अलोन। बर्लिन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्ति के अपने जीवन का मालिक होने के रूप में परिभाषित किया है। वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता की जो परिभाषित किया है उसको किस रूप में परिभाषित किया है, कि मालिक होने के रूप में परिभाषित किया है, लेकिन चेतावनी दी कि राज्य इसका दुरुपयोग अधिनायकवाद को सही ठहराने के लिए कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 2 है, टीएच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है। तो टीएच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे कार्य करने की सकारात्मक शक्ति जो करने योग्य और आनंद लेने योग्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक स्वतंत्रता। किसके संदर्भ में है, ये टीएच ग्रीन के संदर्भ में है। चलिए इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। टीएच ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। टीएच ग्रीन जो थे वो किसके, तो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव नहीं, स्वतंत्रता जो है वह केवल बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का होना है। ग्रीन ने राज्य को एक आवश्यक संस्था माना जिसका कार्य है बाधाओं के मार्ग में बाधा डालना, यानी कि जो भी बाधाएं आ रही है एक व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक विकास में उसको
रोकना, ताकि व्यक्ति जो है अपना नैतिक और बौद्धिक विकास जो है वह कर सके। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड डवर्किन के संसाधनों की समानता इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस के सिद्धांत में संवेदनशीलता और महत्वाकांक्षा का क्या तात्पर्य है? तो संवेदनशीलता और महत्वाकांक्षा का तात्पर्य हमें बताना है कि उसका क्या तात्पर्य है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यायपूर्ण समाज को व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के प्रति संवेदनशील और उसकी प्राकृतिक प्रतिभा के प्रति असंवेदनशील होना चाहिए। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। न्यायपूर्ण समाज को व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के प्रति संवेदनशील और उसकी प्राकृतिक प्रतिभा के प्रति असंवेदनशील होना चाहिए। चलिए इसलिए हम कोई व्याख्या देखते हैं। डवर्किन का लक इगैलिटेरियन यह तर्क देता है कि असमानताएं तभी न्यायसंगत है जब वे व्यक्ति की अपनी पसंद का परिणाम हो। यानी असमानता दैट इज इनइक्वालिटी तभी जस्टिसेबल है, यानी न्याय संगत है, जब वे व्यक्ति की अपनी पसंद का परिणाम हो, न कि उन परिस्थितियों का जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं हो, जैसे जन्म या प्राकृतिक प्रतिभा। डवर्किन ने इसे समझाने के लिए ईर्ष्या परीक्षण और बीमा योजना का काल्पनिक उदाहरण दिया था। कौन कौन सा? तो ईर्ष्या परीक्षण और बीमा योजना का काल्पनिक उदाहरण दिया था। ये कौन दिया था? तो डवर्किन ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर करता है? अमर्त्य सेन का जो क्षमता दृष्टिकोण है, कैपेबिलिटी अप्रोच, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। रॉल्स केवल प्राथमिक वस्तुओं के वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि इस बात पर कि लोग उन वस्तुओं से क्या कर सकते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अमर्त्य सेन का तर्क है कि न्याय का मूल्यांकन केवल संसाधनों जैसे आय या प्राथमिक वस्तुओं के आधार पर नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन जो होना चाहिए न्याय का, वह केवल और केवल आय या प्राथमिक वस्तुओं के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि व्यक्ति के पास वास्तव में उन संसाधनों को मूल्यवान कार्यों में बदलने की क्षमता है या नहीं। अमर्त्य सेन कहते हैं कि जो भी संसाधन है वास्तव में उन संसाधनों को मूल्यवान कार्यों में बदलने की क्षमता है या नहीं है। इस आधार पर न्याय का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किसके अनुसार? तो अमर्त्य सेन के अनुसार। अमर्त्य सेन की प्रसिद्ध पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, जो 2009 में लिखी गई थी। पूर्ण न्यायपूर्ण संस्थानों की खोज के बजाय व्यवहारिक रूप से अन्याय को कम करने पर जोर देती है। किस पर? तो पूर्ण न्यायिक संस्थानों की खोज के बजाय व्यवहारिक रूप से अन्याय को कम करने पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स के अज्ञानता के पर्दे यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेल ऑफ इग्नोरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है समाज के मूल ढांचे को डिजाइन करते समय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को खत्म करना, ताकि निष्पक्ष सिद्धांत बन सके। क्या हो सके? ताकि निष्पक्ष सिद्धांत बन सके। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई। रॉल्स मूल स्थिति दैट इज ओरिजिनल पोजीशन की कल्पना करते हैं, जहां लोग अज्ञानता के पर्दे के पीछे होते हैं। चूंकि समाज में उन्हें अपनी स्थिति नहीं पता होती है, इसलिए वे ऐसे न्याय के सिद्धांत चुनेंगे जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए भी सुरक्षित हो। दैट इज मैक्सिमिन प्रिंसिपल के सिद्धांत पर यह थ्योरी ऑफ जो जस्टिस ऑफ थ्योरी में जो वेल ऑफ इग्नोरेंस का सिद्धांत दिया गया है, वो किस पर दिया गया है? तो मैक्सिमिन प्रिंसिपल के आधार पर दिया गया है। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के दो हैं। रॉल्स के जो न्याय के दो सिद्धांत है वो कौन कौन है? पहला है समान बुनियादी स्वतंत्रता का सिद्धांत और दूसरा है
भेद का सिद्धांत और अवसर की उचित समानता। पहला क्या है? समान बुनियादी स्वतंत्रता का सिद्धांत, और दूसरा है भेद का सिद्धांत और अवसर की उचित समानता। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है रॉबर्ट नोजिक के आधिकारिकता सिद्धांत यानी इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो रॉबर्ट नोजिक के अधिकारिता सिद्धांत के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? 6 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी अधिग्रहण में न्याय, हस्तांतरण में न्याय और पिछले अन्याय का सुधार। क्या क्या हो जाएगा? अधिग्रहण में न्याय, हस्तांतरण में न्याय और पिछले अन्याय का सुधार। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो कि 1974 में लिखी गई थी, रॉबर्ट नोजिक ने रॉल्स के वितरणात्मक न्याय का खंडन किया। किसका? तो रॉल्स के वितरणात्मक न्याय का खंडन किया। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट नोजिक के द्वारा। नोजिक एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाते हैं जिसमें यदि संपत्ति वैध रूप से प्राप्त की गई है और स्वेच्छा से हस्तांतरित की गई है तो वह न्यायपूर्ण है। अगर संपत्ति जो है वह लीगल तरीके से वैध रूप से प्राप्त की गई है और स्वेच्छा से हस्तांतरित की गई है तो वह न्यायपूर्ण है। नोजिक न्यूनतम राज्य दैट इज नाइट वॉचमैन स्टेट का समर्थन करते हैं और कराधान को बलात् श्रम के समान मानते हैं। किसको? तो कराधान को, टैक्सेशन को फोर्स्ड लेबर के समान मानते हैं। कौन? तो रॉबर्ट नोजिक। अगला प्रश्न है अधिकार तुरुप के पत्ते हैं। अधिकार जो है वह तुरुप के पत्ते हैं। यह प्रसिद्ध अवधारणा किस राजनीतिक विचारक द्वारा दी गई है? तो अधिकार तुरुप के पत्ते हैं, यह अवधारणा रोनाल्ड डवर्किन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? तो रोनाल्ड डवर्किन के द्वारा दी गई। याद रखना है, बहुत ही फेमस कोट है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। डवर्किन के अनुसार व्यक्तिगत अधिकार तुरुप के पत्ते की तरह होते हैं जो उपयोगितावादी या सामूहिक कल्याण के तर्कों को पछाड़ देते हैं। क्या होते हैं? उपयोगितावादी या सामूहिक कल्याण के तर्कों को पछाड़ देते हैं। कौन? तो व्यक्तिगत अधिकार। इसका अर्थ है कि बहुसंख्यक के लाभ के लिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। क्या कर सकता है? तो बहुसंख्यक के लाभ के लिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। डवर्किन की प्रमुख रचना जो है टेकिंग राइट्स सीरियसली। क्या है? तो टेकिंग राइट्स सीरियसली जो कि 1977 में लिखी गई थी, अधिकारों की इसी मजबूत अवधारणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है हेराल्ड लास्की के अधिकारों के सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? तो हेराल्ड लास्की के अधिकारों के सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? यानी 8 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। यानी अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ विकास नहीं कर सकता। यानी अधिकार जो हैं वो सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना अगर सामाजिक दैट मीन्स अधिकार नहीं होंगे तो उसके बिना व्यक्ति जो है अपना सर्वश्रेष्ठ विकास नहीं कर सकता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। लास्की ने अधिकारों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कैसा? तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनका कथन है एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिन्हें वह बनाए रखता है। एक राज्य की जो पहचान है वह उन अधिकारों से होती है जिन्हें वह बनाए रखता है। अधिकार राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते। अधिकार जो होते हैं वो राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते हैं बल्कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। किनका कथन है? ये हेराल्ड लास्की का कथन है। लास्की ने आर्थिक अधिकारों जैसे काम का अधिकार और पर्याप्त मजदूरी का अधिकार को राजनीतिक अधिकारों के उपभोग के लिए पूर्व शर्त माना है। और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है जो कि 1925 में लिखी गई थी। किनकी? तो हेराल्ड लास्की की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो कि 1925 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है जोसेफ शुम्पीटर के लोकतंत्र के
कुलीन तंत्रीय सिद्धांत का मुख्य तर्क क्या है? तो कुलीन तंत्रीय सिद्धांत का मुख्य तर्क क्या है? इसका मुख्य तर्क है लोकतंत्र निर्णय लेने की एक संस्थागत व्यवस्था है जहां व्यक्ति लोगों के वोट प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से सत्ता प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं कि जो लोकतंत्र है वह निर्णय लेने की एक संस्थागत व्यवस्था है जहां व्यक्ति लोगों के वोट प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से सत्ता प्राप्त करते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942 में शुम्पीटर ने लोकतंत्र की शास्त्रीय अवधारणा को खारिज कर दिया। उन्होंने इसे केवल एक ऐसी पद्धति माना जहां एलीट यानी नेता सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और जनता की भूमिका केवल चुनाव के दिन मतदान करने तक सीमित होती है। शुम्पीटर कहते हैं अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी में कि कहते हैं कि उन्होंने अपनी पुस्तक में शास्त्रीय अवधारणा को तो पहली बात कि खारिज कर दिया, और वे कहते हैं कि एलीट नेता जो हैं वो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसमें जनता की भूमिका केवल वहीं तक होती है, दैट मीन्स चुनाव के दिन तक ही होती है, सिर्फ मतदान करने तक सीमित होती है। इस सिद्धांत को प्रतिस्पर्धी कुलीन तंत्र यानी कि कॉम्पिटिटिव एलिटिज्म भी कहा जाता है, जो लोकतंत्र को एक राजनीतिक बाजार के रूप में देखता है जहां राजनेता उद्यमी को और मतदाता उपभोक्ता होते हैं। राजनेता क्या होते हैं? वो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं और मतदाता जो होते हैं वह उपभोक्ता होते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है जुर्गन हैबरमास का विमर्शी लोकतंत्र किस अवधारणा पर गहराई से केंद्रित है? तो विमर्शी लोकतंत्र जो है वह किस अवधारणा पर गहराई से केंद्रित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में तार्किक और स्वतंत्र संचार से। किस पे? तो सार्वजनिक क्षेत्र में तार्किक और स्वतंत्र संचार से। चलिए इसको हम व्याख्या देखते हैं। हैबरमास के अनुसार वैध लोकतांत्रिक निर्णय केवल वोटिंग या बहुमत से नहीं आते, बल्कि स्वतंत्र, खुले और तार्किक सार्वजनिक विचार विमर्श से ही आते हैं। उनका सिद्धांत संचार की क्रिया पर आधारित है। हैबरमास का जो सिद्धांत है वह संचार की क्रिया पर आधारित है। हैबरमास ने वैधता के संकट की बात की जो आधुनिक पूंजीवादी समाजों में उभरती है। आदर्श संवाद की स्थिति उनकी एक प्रमुख अवधारणा है। हैबरमास की प्रमुख अवधारणा क्या है? तो आदर्श संवाद की स्थिति जो है यह हैबरमास की एक प्रमुख अवधारणा है। अगला प्रश्न है मिशेल फौकॉल्ट द्वारा प्रस्तुत सत्ता या शक्ति दैट मीन्स पावर की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी कि पावर की प्रकृति के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वह सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सत्ता केशिका की तरह है और यह समाज के हर स्तर पर फैली हुई है और उत्पादक है। सत्ता जो है वह केशिका की तरह है और यह समाज के हर स्तर पर फैली हुई है और उत्पादक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो हम लोग व्याख्या देखते हैं। फौकॉल्ट ने सत्ता के पारंपरिक मार्क्सवादी और उदारवादी दृष्टिकोण को खारिज किया। फौकॉल्ट ने क्या किया? तो पारंपरिक मार्क्सवादी और उदारवादी दृष्टिकोण को खारिज कर दिया। उनके अनुसार सत्ता केवल ऊपर से नीचे नहीं थोपी जाती, बल्कि यह सूक्ष्म स्तर पर काम करती है। यह ज्ञान का निर्माण करती है, दैट इज पावर और नॉलेज का, और विषयों का निर्माण करती है। फौकॉल्ट की अवधारणा जैव सत्ता। फौकॉल्ट की अवधारणा क्या है? जैव सत्ता। यह दर्शाती है कि किसी आधुनिक राज्य अपनी आबादी के शरीर और जीवन को नियंत्रित और विनियमित करता है, जैसे चिकित्सा, यौनिकता के माध्यम से। अगला प्रश्न है स्टीवन ल्यूकस ने सत्ता के 3 आयामों का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार सत्ता का तीसरा और सबसे गहरा आयाम
कौन सा? स्टीवन ल्यूकस ने सत्ता के 3 आयामों का सिद्धांत दिया। तो बताना है कि उनका तीसरा आयाम जो था वो कौन था, जो कि सबसे गहरा आयाम माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सी, यानी कि वैचारिक नियंत्रण। लोगों की इच्छाओं और विचारों को इस तरह ढालना कि वे अपने ही उत्पीड़न को स्वीकार कर लें। क्या कर लें? ये लोगों की इच्छाओं और विचारों को इस तरह से ढालना कि वे अपने ही उत्पीड़न को स्वीकार कर लें। इसका लोग व्याख्या देखते हैं। ल्यूकस की पुस्तक पावर अ रेडिकल व्यू, जो कि 1974 में लिखी गई थी, में तीसरा आयाम, जिसको रेडिकल व्यू, यह बताता है कि असली शक्ति लोगों को उनकी वास्तविक रुचियों के खिलाफ काम करने के लिए मना लेने में है, बिना किसी दृश्य संघर्ष के। पहला आयाम जो है वो रॉबर्ट डहल से जुड़ा है और दूसरा आयाम जो है बाच राच और बर्च के गैर निर्णय लेने की अवधारणा से जुड़ा है। पहला आयाम जो है वह रॉबर्ट डहल से जुड़ा है और दूसरा आयाम जो है वह बाच राच और बार्टज के गैर निर्णय लेने की अवधारणा से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, टी.एच. मार्शल ने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 में नागरिकता के अधिकारों के विकास के 3 चरण बताएं। उनका सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? टी.एच. मार्शल ने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास जो है किसकी पुस्तक है? यह टी.एच. मार्शल की है। उसमें उन्होंने नागरिकता के अधिकारों के विकास के 3 चरण बताए। कितने? तो 3 चरण बताए। उसका सही क्रम बताना है कि सही क्रम क्या होगा। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। पहले नागरिक अधिकार, उसके बाद राजनीतिक अधिकार और फिर लास्ट में सामाजिक अधिकार। चलिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। मार्शल ने ब्रिटेन के इतिहास का विश्लेषण करते हुए बताया कि 18वीं सदी में नागरिक अधिकार आए। कितनी? तो 18वीं सदी में नागरिक अधिकार आए, दैट इज कानून के समक्ष समानता और स्वतंत्रता। 19वीं सदी में राजनीतिक अधिकार आए। कौन सा? तो 19वीं सदी में राजनीतिक अधिकार आए, जैसे मतदान का अधिकार। 20वीं सदी में सामाजिक अधिकार स्थापित हुए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी राज्य। तो सबसे पहले कौन सा है? तो नागरिक अधिकार, देन राजनीतिक अधिकार और उसके बाद सामाजिक अधिकार। मार्शल का मानना था कि सामाजिक नागरिकता का विकास पूंजीवाद द्वारा उत्पन्न वर्ग असमानताओं को कम करेगा और एक साझा राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है, विम किमलिका की विभेदित नागरिकता की अवधारणा का मूल तर्क क्या है? तो विभेदित नागरिकता की अवधारणा का मूल तर्क क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। यानी अल्पसंख्यकों की विशिष्ट संस्कृतियों की रक्षा के लिए समूह विशिष्ट अधिकार आवश्यक है, जो सार्वभौमिक नागरिकता के पूरक है। क्या है? तो अल्पसंख्यकों की विशिष्ट संस्कृतियों की रक्षा के लिए समूह विशिष्ट अधिकार आवश्यक है, जो सार्वभौमिक नागरिकता के पूरक है। चलिए इसको हम व्याख्या देखते हैं। किमलिका एक उदारवादी बहुसंस्कृतिवादी विचारक है। कैसी विचारक है? तो उदारवादी बहुसंस्कृतिवादी विचारक है। उनका तर्क है कि सच्ची समानता के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों, जैसे कनाडा में मूल निवासी और अप्रवासी समूहों को उनके सांस्कृतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए जाएं। किमलिका जो हैं वो 3 प्रकार के अधिकारों की पहचान करते हैं। किमलिका के द्वारा 3 प्रकार के अधिकारों की पहचान की गई। इसमें से पहला है स्वशासन के अधिकार, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स। बहुजातीय अधिकार, यानी कि पॉलीएथनिक राइट्स। और तीसरा है विशेष प्रतिनिधित्व के अधिकार, यानी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स। कौन कौन सा? पहला स्वशासन का अधिकार, दूसरा बहुजातीय अधिकार और तीसरा है विशेष प्रतिनिधित्व के अधिकार। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक को शास्त्रीय उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक को शास्त्रीय उदारवाद का जनक माना जाता है। उनके अनुसार प्राकृतिक अधिकारों में मुख्य रूप से
क्या शामिल हैं? तो प्राकृतिक अधिकारों में क्या क्या शामिल है? तो उसमें क्या शामिल है? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। क्या है? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति शामिल है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। लॉक ने अपनी सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट 1689, इसको बोलते हैं टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, में तर्क दिया कि राज्य के निर्माण से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार थे। राज्य का निर्माण एक सामाजिक समझौता है। जो हम लोग बोलते हैं कि राज्य का निर्माण जो है एक सामाजिक समझौता के तहत केवल इन अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। लॉक के लिए संपत्ति का जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें अक्सर जीवन और स्वतंत्रता भी समाहित माने जाते हैं। उनका तर्क था कि व्यक्ति जो अपने श्रम को प्रकृति के साथ मिलाता है वह संपत्ति का वैध मालिक बन जाता है, यानी कि जो अपना परिश्रम प्रकृति के साथ मिलाता है वह उसका वैध मालिक बन जाता है, वह उस संपत्ति का वैध मालिक बन जाता है। अगला प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत राज्य के हस्तक्षेप की सीमाएं किस प्रकार तय करता है? तो हानि का सिद्धांत जो है वो राज्य के हस्तक्षेप की सीमाएं किस प्रकार तय करता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब उसके कार्य दूसरों को नुकसान पहुंचाते हों। यानी राज्य किस प्रकार से हस्तक्षेप करता है कि राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल और केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो और उसके द्वारा किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो, तभी राज्य हस्तक्षेप करेगा। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी 1859 में व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा। व्यक्ति के कार्यों को कितने भागों में बांटा? तो दो भागों में बांटा। पहला, स्व संबंधित कार्य जिन पर व्यक्ति संप्रभु है और राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कि स्व संबंधित कार्य पर व्यक्ति जो है वह संप्रभु यानी सुप्रीम है और राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और दूसरा है पर संबंधित कार्य जिन पर यदि वे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो राज्य रोक लगा सकता है। मिल के पितृसत्तात्मक हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करते हैं। मिल जो है राज्य के पितृसत्तात्मक हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करते हैं, अर्थात राज्य जो है किसी व्यक्ति की उसकी भलाई के नाम पर कुछ करने से नहीं रोक सकता। राज्य जो है किसी व्यक्ति को उसकी भलाई के नाम पर कुछ करने से नहीं रोक सकता। अगला प्रश्न है, एडमंड बर्क को आधुनिक रूढ़िवादी का पिता माना जाता है। एडमंड बर्क को आधुनिक रूढ़िवाद का पिता माना जाता है। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना मुख्य रूप से किस आधार पर की थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की जो आलोचना है एडमंड बर्क के द्वारा किस आधार पर की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा, क्योंकि यह अमूर्त और संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित थी और स्थापित परंपराओं तथा ऐतिहासिक निरंतरता को नष्ट कर रही थी। क्या कर रही थी? कि अमूर्त और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित थी और स्थापित परंपराओं तथा ऐतिहासिक निरंतरता को नष्ट कर रही थी। चलिए इसको हम व्याख्या देखते हैं। बर्क की प्रसिद्ध पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, क्या है? रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1790 तर्क देती है कि समाज एक जैविक इकाई है। समाज जो कैसी है? एक ऑर्गेनिक एंटिटी है, यानी कि जैविक इकाई है जो पीढ़ियों से विकसित हुई है। अमूर्त तर्क यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रीजन के आधार पर अचानक या क्रांतिकारी बदलाव समाज को अराजकता में धकेल देते हैं। अमूर्त तर्क के आधार पर अचानक और क्रांतिकारी बदलाव समाज को क्या करते हैं? तो अराजकता की स्थिति में धकेल देते हैं। बर्क जो हैं वो परिवर्तन के लिए संरक्षण में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार सुधार धीरे धीरे और परंपराओं के दायरे में होना चाहिए। समाज जो है अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक साझेदारी
है। समाज कैसा है? तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच एक साझेदारी है। अगला प्रश्न है, माइकल ऑक्सफोर्ड ने रूढ़िवाद के संदर्भ में राजनीति में तर्कवाद की आलोचना क्यों की? माइकल ऑक्सफोर्ड ने रूढ़िवाद के संदर्भ में राजनीति में तर्कवाद की आलोचना क्यों की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यह मानता है कि राजनीति को केवल सार्वभौमिक वैचारिक ब्लूप्रिंट और सैद्धांतिक ज्ञान के माध्यम से चलाया जा सकता है, जो व्यवहारिक ज्ञान को नजरअंदाज करता है। किस संदर्भ में किया? तो राजनीति को केवल सार्वभौमिक वैचारिक ब्लूप्रिंट और सैद्धांतिक ज्ञान के माध्यम से ही चलाया जाता है, या चलाया जा सकता है, जो व्यवहारिक ज्ञान को नजरअंदाज करता है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। ऑक्सफोर्ड का तर्क था कि राजनीतिक जीवन एक परंपरा है। राजनीतिक जीवन कैसी है? तो एक परंपरा है, कोई इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट नहीं। तर्कवादी नेता जैसे मार्क्सवादी या फासीवादी मानते हैं कि वे एक आदर्श समाज का ब्लूप्रिंट लागू कर सकते हैं, जो ऑक्सफोर्ड के अनुसार विनाशकारी होता है, क्योंकि वे व्यवहारिक ज्ञान जो अनुभव से आता है को नकारते हैं। ऑक्सफोर्ड के अनुसार सरकार का काम जहाज को किसी गंतव्य दैट इज यूटोपिया, किसी विशिष्ट गंतव्य दैट इज यूटोपिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, की ओर ले जाना नहीं है, बल्कि उसे डूबने से बचाना है और शांतिपूर्वक चलते रहना है। अगला प्रश्न है, फेबियन समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो फेबियन समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो क्रमिक विकास, शिक्षा और संवैधानिक तरीकों के माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना। क्या है? तो क्रमिक विकास, शिक्षा और संवैधानिक तरीकों के माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना। ये किसका केंद्रीय सिद्धांत है? तो फेबियन वाद का केंद्रीय सिद्धांत है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। फेबियन सोसाइटी जो कि ब्रिटेन में स्थापित हुई थी, जिसमें सिडनी और ब्रिटाइस्ट वेब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ प्रमुख थे, का मानना था कि समाजवाद एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। कैसी है? तो समाजवाद जो है एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, जिसे लोकतांत्रिक सुधारों, नगर निगम समाजवाद और बौद्धिक अनुनय के माध्यम से धीरे धीरे लाया जाना चाहिए। फेबियन समाजवाद की रणनीति को भेड़िए की खाल में प्रवेश करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फेबियन समाजवाद की रणनीति को भेड़िए की खाल में प्रवेश करना कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि मौजूदा राजनीतिक दलों और नौकरशाही में समाजवादी विचारों को घुसाना। अगला प्रश्न है, एडवर्ड बर्नस्टीन को विकासात्मक समाजवाद और संशोधनवाद का जनक कहा जाता है। किसको? तो एडवर्ड बर्नस्टीन को विकासात्मक समाजवाद और संशोधनवाद का जनक कहा जाता है। उन्होंने मार्क्सवाद में क्या प्रमुख संशोधन सुझाए? तो मार्क्सवाद में कौन सा प्रमुख संशोधन सुझाए? तो उन्होंने कहा कि पूंजीवाद के पतन की मार्क्स की भविष्यवाणी गलत थी। श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो रहा है, इसलिए समाज शांतिपूर्ण संसदीय मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। पूंजीवाद के पतन की मार्क्स की जो भविष्यवाणी थी वह गलत थी। श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो रहा है, इसलिए समाजवाद जो है वो शांतिपूर्ण संसदीय मार्ग से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये किसका कथन है? ये एडवर्ड बर्नस्टीन का कथन है। लोग व्याख्या देखते हैं। बर्नस्टीन ने ऑर्थोडॉक्स मार्क्सवाद को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवाद खुद को अनुकूलित कर रहा है, मध्यम वर्ग बढ़ रहा है और संकट कम हो रहे हैं, इसलिए खूनी क्रांति की आवश्यकता नहीं है। सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से समाजवाद प्राप्त किया जा सकता है। किसका कहना है? तो बर्नस्टीन का कहना है कि सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से समाजवाद प्राप्त किया जा सकता है। बर्नस्टीन का प्रसिद्ध कथन है, मेरे लिए आंदोलन सब कुछ है, अंतिम लक्ष्य कुछ भी नहीं। बर्नस्टीन का कथन है कि मेरे लिए आंदोलन जो है वह सब कुछ है, अंतिम लक्ष्य कुछ भी नहीं।
अगला प्रश्न है, एंटोनियो ग्राम्शी की आधिपत्य दैट इज हेजीमोनी की अवधारणा मार्क्सवादी सिद्धांत में क्या नया आयाम जोड़ती है? तो हेजीमोनी की जो अवधारणा है वह मार्क्सवादी सिद्धांत में कौन सा नया आयाम जोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यह बताती है कि पूंजीपति वर्ग केवल बल प्रयोग के माध्यम से नहीं बल्कि नागरिक समाज और में सांस्कृतिक और वैचारिक सहमति के माध्यम से शासन करता है। पूंजीपति वर्ग जो है वह केवल बल प्रयोग के माध्यम से नहीं बल्कि नागरिक समाज में सांस्कृतिक और वैचारिक सहमति के माध्यम से शासन करती है। तो लोग व्याख्या देखते हैं। ग्राम्शी ने अपनी प्रिजन नोटबुक्स में तर्क दिया कि पूंजीवादी समाज में शासक वर्ग जो है अपनी विचारधारा जैसे मूल्यों और मान्यताओं को मीडिया, चर्च, स्कूलों इसमें नागरिक समाज के माध्यम से आम सामान्य बना देता है। इसे ही उन्होंने हेजीमोनी कहा। ग्राम्शी के अनुसार सर्वहारा वर्ग को क्रांति करने से पहले इस पूंजीवादी हेजीमोनी को तोड़ना होगा और अपना सांस्कृतिक नेतृत्व स्थापित करना होगा। इसमें बुद्धिजीवों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसको? तो हेजीमोनी को ब्रेक करने में या तोड़ने में बुद्धिजीवों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, लुई अल्थुसर के संरचनात्मक मार्क्सवाद में वैचारिक राज्य उपकरण का क्या कार्य है? तो वैचारिक राज्य उपकरण का क्या कार्य है? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यह धर्म, शिक्षा, परिवार और मीडिया जैसी संस्थाएं जो शारीरिक बल के बिना विचारधारा के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था को पुनरुत्पादित करती है। तो लोग व्याख्या देखते हैं। अल्थुसर ने राज्य के तंत्र को दो भागों में बांटा। राज्य के तंत्र को कितने भागों में बांटा? तो अल्थुसर ने दो भागों में बांटा। पहला है दमनकारी राज्य उपकरण यानी RSA जैसे पुलिस, नेता, और दूसरा है वैचारिक राज्य उपकरण यानी ISA। ISA लोगों की सोच को इस प्रकार गढ़ते हैं कि वे स्वेच्छा से अपने शोषण को व्यवस्था को स्वीकार कर लें, मतलब शोषण की जो व्यवस्था है उसको खुद से स्वेच्छा से स्वीकार कर लें। अल्थुसर ने आर्थिक नियतिवाद को खारिज करते हुए अति निर्धारण की अवधारणा दी, जिसका अर्थ है कि समाज में परिवर्तन केवल अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि कई परस्पर विरोधी संरचनाओं के टकराने से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। यह नारा मुख्य रूप से नारीवाद की किस धारा से जुड़ा है और इसका क्या अर्थ है? ये किस धारा से जुड़ा है और इसका क्या अर्थ है? यह उग्र नारीवाद की धारा से जुड़ा है और इसका अर्थ है कि निजी जीवन जिसमें परिवार, विवाह, यौन संबंध भी सत्ता और पितृसत्तात्मक वर्चस्व के अखाड़े हैं और इसलिए वे राजनीतिक मुद्दे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में कैरोल हनीस द्वारा लोकप्रिय जो ये नारा है वह कैरोल हनीस द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। इस नारे ने सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र के पारंपरिक अलगाव को चुनौती दी। कट्टरपंथी नारीवादियों ने तर्क दिया कि परिवार के भीतर घरेलू दुर्व्यवहार, घरेलू श्रम का विभाजन और यौन संबंध व्यक्तिगत समस्याएं नहीं बल्कि एक व्यापक पितृसत्तात्मक राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है। रेडिकल फेमिनिज्म की प्रमुख विचारक केट मिलेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 इसी विषय की गहराई से पड़ताल करती है। अगला प्रश्न है, सिमोन द बोउआ के प्रसिद्ध कथन कोई महिला पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है का निहितार्थ क्या है? कोई महिला
पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है का निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ है कि जैविक लिंग और सामाजिक जेंडर के बीच भेद करना। नारीत्व प्राकृतिक नहीं बल्कि समाज द्वारा गढ़ा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जैविक लिंग और सामाजिक जेंडर के बीच भेद करना। नारीत्व जो है वो प्राकृतिक नहीं बल्कि समाज द्वारा गढ़ा गया है। चलो व्याख्या देखते हैं। अपनी अभूतपूर्व पुस्तक द सेकेंड सेक्स 1949 में सिमोन द बुआ ने तर्क दिया कि नारीत्व जैविक नियति नहीं है। समाज और संस्कृति महिलाओं को एक विशिष्ट अक्सर अधीन भूमिका में ढालते हैं। पुरुषों को मानक और महिलाओं को अन्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। बउआ एक अस्तित्ववादी विचारक थी। कैसी? तो अस्तित्ववादी विचारक थी। उनके अनुसार क्योंकि जेंडर सामाजिक रूप से निर्मित है इसलिए इसे बदला भी जा सकता है, जो महिला मुक्ति का आधार है। अगला प्रश्न है, अर्नेनेस द्वारा प्रतिपादित गहन पारिस्थितिकी सतही पारिस्थितिकी से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि गहन पारिस्थितिकी जो है वह सतही पारिस्थितिकी से किस प्रकार भिन्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी कि सतही पारिस्थितिकी जो है वह मानव केंद्रित है और मानव लाभ के लिए पर्यावरण की रक्षा करती है, जबकि गहन पारिस्थितिकी प्रकृति केंद्रित है और प्रकृति के आंतरिक मूल्यों को मानती है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। नॉर्वे के दार्शनिक अर्नेनेस जो कहाँ की हैं? वह नॉर्वे की हैं, ने 1973 में इन शब्दों को गढ़ा। सतही पारिस्थितिकीवाद मुख्य रूप से विकसित देशों के लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रदूषण और संसाधनों की कमी से लड़ता है, जैसे बेहतर नीतियां। वहीं गहन पारिस्थितिकीवाद मानता है कि सभी जीवित प्राणियों का जीवित रहने और पनपने का समान अधिकार है, चाहे वह मनुष्य के लिए उपयोगी हो या नहीं। गहन पारिस्थितिकी एक विशिष्ट यानी विश्व दृष्टि में बदलाव है। गहन पारिस्थितिकी जो है एक विश्व दृष्टि में बदलाव की मांग करती है, जहां मनुष्य खुद को प्रकृति के स्वामी के रूप में नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के एक हिस्से के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, इको फेमिनिज्म यानी पारिस्थितिक नारीवाद का मूल तर्क क्या है? तो इको फेमिनिज्म का मूल तर्क क्या है? इसका मूल तर्क है पितृसत्तात्मक समाज द्वारा महिलाओं का दमन और पूंजीवादी समाज द्वारा प्रकृति का शोषण एक ही पदानुक्रमित मानसिकता से जुड़े हुए हैं। यानी कि इको फेमिनिज्म का मूल तर्क क्या है कि जो पितृसत्तात्मक समाज है, महिलाओं का दमन और पूंजीवादी समाज द्वारा प्रकृति का शोधन एक ही पदानुक्रमित मानसिकता से जुड़े हुए हैं। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। इको फेमिनिज्म जैसे वंदना शिवा, मारिया मिस, यह तर्क देता है कि आधुनिक पुरुष प्रधान पश्चिमी विज्ञान और विकास के मॉडल प्रकृति को निष्क्रिय और महिलाओं को प्रकृति के करीब संसाधन के रूप में मानते हैं और इसलिए दोनों पर प्रभुत्व स्थापित करना और शोषण करना उचित मानते हैं। इको फेमिनिज्म महिलाओं की मुक्ति और पारिस्थितिक स्थिरता को एक दूसरे से अविभाज्य मानता है। अगला प्रश्न है, भिखु पारेख के बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांत में संवाद का क्या महत्व है? तो भिखु पारेख के बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांत में संवाद का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है, पारेख का मानना है कि कोई भी संस्कृति पूर्ण नहीं होती। संस्कृतियों के बीच अंतर सांस्कृतिक संवाद मानवीय अनुभव को समृद्ध करता है और समझ को बढ़ाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पारेख अपनी पुस्तक रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म 2000 रीथिंकिंग मल्टी
कल्चरिज्म 2000 में सांस्कृतिक बहुलवाद की वकालत करते हैं। उनका तर्क है चूंकि मनुष्य सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित प्राणी है और कोई एक संस्कृति मानव जीवन की पूरी समग्रता को नहीं पकड़ सकती, इसलिए संस्कृतियों को एक दूसरे के साथ सम्मानजनक संवाद में जुड़ना चाहिए। पारेख जो हैं वो सार्वभौमिक उदारवाद की आलोचना करते हैं जो पश्चिमी मूल्यों को सभी पर थोपने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स टेलर की मान्यता की राजनीति के अनुसार किसी व्यक्ति या समूह की पहचान के लिए क्या आवश्यक है? तो चार्ल्स टेलर की मान्यता की राजनीति के अनुसार किसी व्यक्ति या समूह की पहचान के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा सी, समाज और राज्य द्वारा उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान की सम्मान और सकारात्मक मान्यता। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। टेलर एक समुदायवादी या बहुसंस्कृतिवादी हैं। तर्क देते हैं कि हमारी पहचान दूसरों की मान्यता या गलत मान्यता द्वारा आकार लेती है। यदि किसी अल्पसंख्यक समूह की संस्कृति को समाज द्वारा हीन माना जाता है यानी गलत मान्यता, तो यह समूह के सदस्यों को गहरा मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाता है और यह एक अन्याय का रूप है। टेलर समान गरिमा की राजनीति यानी सभी के लिए समान अधिकार और अंतर की राजनीति यानी कि विशिष्ट सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता के बीच अंतर करते हैं। टेलर जो हैं वह समान गरिमा की राजनीति और विशिष्ट सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता के बीच अंतर करते हैं। अगला प्रश्न है, जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड ने उत्तर आधुनिकतावाद को किस प्रसिद्ध वाक्यांश द्वारा परिभाषित किया है? तो जैकस दरिदा ने किस वाक्यांश द्वारा परिभाषित किया है उत्तर आधुनिकतावाद को? यानी महावृत्तांतों की प्रति अविश्वास। किसके द्वारा? तो महावृत्तांतों के प्रति अविश्वास। इसका लोग व्याख्या देखते हैं। अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 में लियोटार्ड ने उत्तर आधुनिकतावाद को महान आख्यानों या महावृत्तांतों की अस्वीकृति के रूप में परिभाषित किया। महावृत्तांत वे सर्वव्यापी सिद्धांत हैं जो इतिहास और समाज के पूर्ण सत्य का दावा करते हैं, जैसे ज्ञानोदय का तर्कवाद, मार्क्सवाद या उदारवाद की पूर्ण प्रगति की कहानी। उत्तर आधुनिकवाद वस्तुनिष्ठ सत्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ और सार्वभौमिकता को खारिज करता है और इसके बजाय विखंडन यानी स्थानीय ज्ञान और बहुल दृष्टिकोण पर जोर देता है। कौन? तो उत्तर आधुनिकतावाद। अगला प्रश्न है, जैकस दरिदा की विखंडन की पद्धति मुख्य रूप से क्या लक्षित करती है? तो जैकस दरिदा की विखंडन की जो पद्धति है वो मुख्य रूप से क्या लक्षित करती है? तो लक्षित करती है पश्चिमी दर्शन में छिपे पदानुक्रमित द्वैतवाद को उजागर करना और अस्थिर करना। क्या करना? तो पश्चिमी दर्शन में छिपे पदानुक्रमित द्वैतवाद को उजागर करना और अस्थिर करना। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। विखंडन पाठ विश्लेषण यानी टेक्सचुअल एनालिसिस की एक उत्तर संरचनावादी विधि है। दरिदा का तर्क है कि पश्चिमी विचार अक्सर द्विआधारी विरोधों पर काम करता है, जहां एक शब्द को दूसरे पर विशेषाधिकार प्राप्त होता है, जैसे वाणी या लेखन, तर्क या पागलपन। विखंडन दिखाता है कि ग्रंथों का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता और इन पदानुक्रमों को उल्टा जा सकता है। दरिदा की प्रमुख अवधारणा लोगोसेंट्रिज्म की आलोचना है। क्या है? तो लोगोसेंट्रिज्म की आलोचना है। यह पश्चिमी दर्शन की प्रवृत्ति
है जो शब्दों और अर्थों के बीच एक सीधी यानी परम और स्थिर उपस्थिति में विश्वास करती है। उनका प्रसिद्ध कथन है, पाठ के बाहर कुछ भी नहीं। जेपीएस दरिद्रा का प्रसिद्ध कथन क्या है? तो पाठ के बाहर कुछ भी नहीं, देयर इज नो आउटसाइड द टेक्स्ट। दोस्तों, आपके लिए झार शिक्षा के द्वारा पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें से आपको 15,000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ के फॉर्म में, साथ में उसका वीडियो रिकॉर्डेड भी मिलेगा और 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का पीडीएफ जो है वो अभी आपको अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएगा। वहीं अगर आपको टेस्ट देना हो तो जो आप ऐप पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं, जो कि अभी होली के शुभ अवसर पर इस पे मात्र 149 पे आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेगा, जिसमें से अभी जो एक टेस्ट है वो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो जो आप लोग उसमें जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी कोर्स का लिंक मिल जाएगा, या फिर नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर से जाके झार शिक्षा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन करके आप लोग टेस्ट और डेमो देख सकते हैं, उसमें क्या क्या आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो आप लोग अपने दोस्तों ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी इसका लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।